तो मेरे लिए फिल्म या वेब सीरीज में कंटेंट डेवलप करने में कोई फर्क नहीं नजर आता, ना ही मैं उस हिसाब से करता हूँ। जहाँ तक क्रिएटिव लिबर्टी की बात आप कहती हैं, तो क्रिएटिविटी एक जिम्मेवारी के साथ किया जाता है, और उस जिम्मेवारी के साथ मैं फिल्में भी बनाता हूँ, उसी जिम्मेवारी के साथ मैं वेब सीरीज भी बनाता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि उस तरह की सेंसरशिप लैंग्वेज को लेकर के या बाकी सारी चीजों को लेकर के वेब सीरीज में नहीं होती है। इस वजह से नहीं होती है क्योंकि जब हम फिल्में देखते हैं तो एक सामूहिक दर्शन का कॉन्सेप्ट होता है। वे एक साथ बैठ करके थिएटर में देखते हैं, तो एक साथ जब बैठ करके देखते हैं तो एक मर्यादा होती है, वो मर्यादा मेंटेन करनी पड़ती है। जब हम इंडिविजुअली एक टेलीफोन के ऊपर में या एक घर में बैठे अपने टेलीविजन के ऊपर में वेब सीरीज देखते हैं, तो वहाँ थोड़ी लिबर्टी ली जा सकती है, क्योंकि इंडिविजुअली आप चाहे तो उसको बंद कर सकते हैं, चाहे तो उसको देख सकते हैं, चाहे तो जैसे भी चाहे आप उससे बिहेव कर सकते हैं। तो वो एक थोड़ी भाषा में, बोलचाल में थोड़ी लिबर्टी हमको मिलती है यहाँ पे। हालांकि जितना संभव होता है जिम्मेवारी के साथ, उतनी लिबर्टी हम फिल्मों में भी लेते हैं, तो कोई खास फर्क नहीं। जहाँ तक मेकिंग की फर्क है की बात है, जहाँ तक माउंटिंग की बात है, मेरे लिए एक ही जैसा है। मेरी वहाँ भी 300 लोगों की यूनिट होती है, यहाँ भी 300 लोगों की होती है। जब तक 1000-1500 लोग मेरे सेट पे नहीं होते, मुझे लगता ही नहीं कि शूटिंग चल रही है। तो मेरा काम तो वैसे ही चलता है। थैंक यू सर। मेरा एक और सवाल है गौतम से। अभी आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के समय से ही OTT प्लेटफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, कई सारे शोज आए। अभी जो सैचुरेशन है, लोगों के पास इतने ज़्यादा विकल्प हैं देखने के लिए, आप जाइए, आप लॉग इन करिए, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। नाम नहीं लूँगी बट एवरीबडी नोज। ऐसे में एक OTT प्लेटफॉर्म के तौर पर आप इस सैचुरेशन से कैसे बाहर निकलेंगे? कैसे आप दर्शकों को वहाँ तक, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुँचेंगे और वहाँ अपनी पहुँच बनाए रखेंगे? तो वो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? उसी वजह से तो मेरे पास आते हैं। नहीं, टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई थिंक सैचुरेशन ये सिर्फ हमारे माइंड में है। वी गॉट आवर मंथली एक्टिव्स आर मोर देन 100 मिलियन। Our country is a time-rich, money-poor country, and that is a fact, which basically means that there is a lot of time available with people. If your content is currently, we are an AVOD platform, therefore it is available for free. Therefore, the barrier to consumption is very, very low. That means that ये saturation, क्योंकि हम शायद इस सर्कल में घूमते हैं तो हमको लगता है कि रोज एक नया शो आ रहा है, बट वो शो बहुत लोगों तक पहुंचता है ये ज़रूरी नहीं है। MX Player after YouTube is probably the largest distributed platform ever, and the fact that we are free, we have democratized content to be viewed. Premium content for free is actually not available anywhere else. तो जब आप कहते हैं कि सैचुरेशन है, मेरे और हमारी कंपनी के हिसाब से सैचुरेशन बहुत दूर है। There is a lot of people who are still dying for a lot of content. They want to watch content, but it is not yet democratized. A lot of it is behind a paywall, and India is not yet ready to pay for content yet. At least is what our theory is. Free works in this country best. लोगों को तो रोज चाहिए नया मसाला, रोज चाहिए उनको। आपको पता है गांव-गांव में लोग, मतलब आधा दिन उनका निकल जाता है कैसे करके बैटरी चार्ज करें अपने फोन की। फिर उसके बाद वो जगह ढूंढते हैं टीले के ऊपर में जहां नेटवर्क मिलेगा। तो आधे दिन काम करते हैं, आधे दिन देखते हैं, और फ्री में मिलता है डेटा। तो उनका रूटीन ही है उनकी, और उनको रोज चाहिए। Like you'll be surprised that डेटा कभी-कभी खत्म हो जाता है तो लोग 12 बजे की वेट करते हैं और 12:15 बजे फिर शुरू हो जाते हैं। So we see those spikes in data when we analyze all of it. So to be really honest with you, saturation is very, very far away. प्रकाश सर, आपसे सवाल है कि पर्सनली आप किसी बाबा को फॉलो करते हैं या ऐसे लोगों से दूर ही रहते हैं? फॉलो कराते हैं तो मैं तो आगे पीछे देख लेता हूँ कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं।
मैं ईमानदारी से जो हमारे यहाँ सच्चा अध्यात्म है, और शब्द बेकार करना इस्तेमाल करना, सच्चा हमारे यहाँ अध्यात्म है, और जो शक्ति मिलती है ध्यान करने से, और जो सच्चे गुरु हैं, जो किसी आडंबर में, किसी दिखावे में कहीं नहीं रहते, हम अपना ढूंढ रहे हैं, अपनी खोज में लगे हुए हैं, जिनके पास आप बैठो, आपको बात करने की जरूरत नहीं है, आप बैठो तो वहीं आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो मेरी वाकफियत ऐसे लोगों से है, ऐसे जगहों से है, ऐसे स्थान से है। मैं जाता हूँ जिनके नाम मैं नहीं ले सकता, क्योंकि उनका नाम है भी नहीं, वो चाहते भी नहीं, लेकिन इसकी आड़ में जो दुकानदारी चला रहे हैं, अभी आजकल कुछ वायरल हो रहा है ना, एक बाबा कह रहे हैं हमारे पैर को अच्छा पहली बार लेते और एक बार सिर लगाओ, नहीं और एक बार सिर लगाओ, तो ये है हमारे यहाँ, और इसको प्रश्रय जो है हम देते हैं। आम आदमी जो है इनमें विश्वास रख के, क्योंकि हम भी चाहते हैं जल्दी से हमको कुछ मिल जाए, हम मेहनत करना चाहते नहीं, हम सब इसमें लगे हुए हैं कि अच्छा जाएं और कुछ एक बार माथा टिका दे, बेलपत्र में हनी लगा करके और शिवलिंग पर टिका दे, बेटा तो मेरा पास कर ही जाएगा। तो हम ऐसा चाहते हैं, इसकी वजह से ऐसी लोगों की दुकान चलती है ना। तो जैसा आपका प्रश्न था, मैं जरूर खोज में हमेशा लगा रहता हूं, लेकिन मेरी खोज ऐसी जगह पे है जहां चीजें निराकार है। सर, शिल्पी फ्रॉम जी मीडिया, जब आपने आश्रम 3 की शूटिंग की थी तो फिल्म के सेट पर काफ़ी तोड़फोड़ हुई थी, उस दौरान पुलिस को भी आना पड़ा था, तो इसके एक्सपीरियंस के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, एक दिन अचानक बिना किसी संवाद के 50-60 लोग चले आए। सेट पे तो नहीं आ पाए थे, वो जहां गाड़ियां वाड़ियां लगी हुई थी वहां आए थे, अपना कुछ करतब दिखाया, कुछ नारेबाजी की, और हमने उनको रोकने की कोशिश की, उनसे संवाद करने की कोशिश की, अपने लोगों को रोका, क्योंकि हमारे लोग भी बहुत उत्तेजित हो गए थे, यूनिट के लोग थे परेशान थे। 1 घंटे तक चला। 1 घंटे के अंदर में फिर लोकल पुलिस प्रशासन और व्यवस्था और लोग, वहाँ के भोपाल के बहुत सारे गणमान्य लोग, सब सारे के सारे पहुंच गए। ये मामला खत्म हो गया। उस 1 घंटे के बाद में हमारा काम वापस शुरू हुआ, और फिर कभी कोई बाधा नहीं रही। देखिए, नकारात्मकता जब भी किसी ऐसे विषय को लेकर के जो कि सामूहिक रूप से चर्चा के या बात करने के विषय होते हैं, जब मैंने राजनीति बनाई, जब गंगा जल बनाई, जब आरक्षण बनाई, जब सत्याग्रह बनाया, तब भी होती थी ऐसी चीजें। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि हर एक नकारात्मक विचार के सामने हजारों हजार सकारात्मक विचार हैं, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और ये सत्य है, सत्य को लेकर के नेगोशिएट करके आदमी चलता है, और वो भी ऐसा ही हुआ। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई। मैंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि ऐसी चीजें आती हैं और जाती हैं, जैसे कि कभी आपको बुखार आता है और उतर जाता है, साधारण सी बात है। ईशा मैम, आपके लिए एक सवाल है। बॉबी देओल के साथ आपका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही कमाल का रहा ट्रेलर में, जो देखने को मिला है अब तक, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? शूटिंग के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा बॉबी सर के साथ आपका? इसके पहले ये जवाब है, मैं आपको सत्य बता दूं कि पहले 2 एपिसोड में भी 2 चैप्टर जो हमारे हैं, उन 2 चैप्टरों में ये थी, ये कहती है कि नहीं थी, पैसे की वजह से नहीं आई, लेकिन हॉवर कर रही थी, अदृश्य रूप से ये थी। जब नेगोशिएशन पक्की हो गई तो तीसरे में उतर आई, और आते ही इन्होंने बॉबी देओल के अंदर का भगवान निकालना शुरू किया। अब आप समझ सकते हैं, बाकी अब जब आपने तो सब बोल ही दिया सर, बट बहुत अच्छा रहा। सब अपने लोग हैं, सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत अच्छा रहा। प्रकाश सर के साथ मैं पहले कर चुकी हूँ, मेरी करियर की तीसरी फिल्म सर के साथ थी। तो सबसे पहले मैं उस चीज़ के लिए बहुत खुश थी कि जिनसे आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, तब तक एक्चुअली मेरी फर्स्ट फिल्म रिलीज़ भी नहीं हुई थी। एंड उनके साथ दोबारा काम करना आप एक अलग कॉन्फिडेंस से आप आता है। अब मैं उन्हें ज़्यादा तंग कर रही थी, तब कम तंग करती थी। इस बार सर मुझे सेट पे बस आफत की पुलिया बुलाते थे, बिकॉज आते ही मेरा कुछ हो जाता था, अलग अच्छा ये करना है, अब ये करना है। बट बॉबी एकदम ही अलग है मुझसे, बहुत ही शांत एंड बहुत ही उनका स्वभाव, जैसे हम बोलते हैं ना ब्लू ब्लड, हमारी दिल्ली में बहुत बोलते हैं हम, वो वैसे है उनकी नेचर, बहुत शांत है। It's good to shoot with him. It's good fun because बचपन में हम सबने दुनिया जीना का मेला करते हुए उन्हें देखा है, and then I feel जब मैंने उन्हें आश्रम में देखा and then I saw him in real to shoot with him, it was a pleasure. It's always good जब आपके co-actors बहुत respectful होते हैं, they respect your time, they respect you, you know, and कोई animosity नहीं होती set पे, it's always a good environment. ये कि जैसे अभी देश में, हमारे देश ये कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो एक आग की काम कर रही है, आग जैसे एक एंटरटेनमेंट कर रही है, आग से खेलने वाली बात हो रही हो, जब एक तरफ देश में ऐसे माहौल चल रहे हैं। देखिए, देश का माहौल अपनी जगह पर है, देश की सोच अपनी जगह पर है, और जब आप देश का माहौल कहते हैं तो मुझे लगता है कि पूरे देश का माहौल तो नहीं हो सकता, कहीं कहीं इस माहौल की बातचीत हो सकती है, कुछ लोग इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, कुछ लोग इसको कहें बढ़ावा दे सकते हैं, बट बहुत सारा कुछ है इस देश में। ये देश हर चीज को कंटेन करता है और होना भी चाहिए, धर्म की बात है तो होना भी चाहिए, लेकिन हम तो धर्म की बात कर ही नहीं रहे। ये तो एक ऐसे बदनाम आश्रम की कहानी है जहां उस धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता है। तो आपके शरीर के अंदर में अगर कोई बीमारी होगी तो उसका इलाज चाहिए कि नहीं? आपको चाहिए ना, वही कर रहा हूं। हेलो सर, मेरा नाम रेनू है और सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। वो इसलिए कि आपकी चाहे फिल्म्स हो या वेब सीरीज़ हो, वो सारी ऐसी हैं जिसमें सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि सोसाइटी को आपने कायना भी दिखाया है और उसकी सफाई का काम भी किया है इनडायरेक्ट वे में। और आश्रम को भी जब मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी जो गुमराह होती है वो इस तरह के मनोरंजन से, जो केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि उन्हें अपने आप को देखने और झांकने का मौका भी देता है। तो उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि हमारी सोसाइटी इन बाबुओं के चक्कर में बहुत फंस चुकी है। और सवाल ये है कि सर अभी आप आकर के हमारे साथ स्टेज पे बैठिए ना प्लीज। सवाल ये है कि सर आपने कहा कि फिल्म और वेब सीरीज में आपको कोई ज़्यादा अंतर नहीं लगता। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम कोई फिल्म देखते नहीं, आप फिल्म बनाते हैं, उसकी एक स्टोरी होती है, शुरुआत होती है और अंत होता है। ये आश्रम 3 आ रहा है, तो जब आपने फर्स्ट बनाया तो क्या उस समय पूरी स्टोरी आपने ये लेकर चल रहे थे आपकी, अगर ये अच्छा रहता है तो कोई एक सूत्र छोड़ दो जो सेकंड को आगे लेकर जाए, और थर्ड बनाया है तो क्या कोई सूत्र, मतलब मैं जानना चाहती हूँ जो वेब सीरीज की मेकिंग होती है उसमें क्या डायरेक्टर कुछ ना कुछ इस चीज़ की प्रतीक्षा करते हैं कि हमारी अगर वेब सीरीज अच्छी चल गई, लोगों को पसंद आ गई, तो हम उस स्टोरी को इस तरह से बनाएं कि वो आगे सूत्र पे होती चली जाए। इस मतलब मैं इस चीज़ को समझना चाहती हूँ। आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, और एक तो है कि कहानी का नेचुरल प्रोग्रेशन, या कहीं जिसको ऑर्गेनिक प्रोग्रेशन कहते हैं, कि कहानी की डिमांड है। अब इसमें पहले 2 चैप्टर में आपने देखा कि बाबा का जाल बढ़ता जा रहा है, ऐसा कुचक्र उसका बढ़ता जा रहा है, उसकी शक्ति जो है बढ़ती जा रही है। तो अब आपके मन में बात आएगी कि इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करेगा वो, और इसका इस्तेमाल अगर वो तीसरे चैप्टर में करता है और एक ऐसे मुकाम पे पहुंचता है जहाँ की प्रचंड हो गया है, तो आपके मन में बात आएगी कि अच्छा इसके बाद क्या हो सकता है, कोई शक्ति इतना शक्तिशाली हो जाए तो क्या होगा उसके बाद। तो ये चीजें जैसे आपके दिमाग में आती है वैसे हमारे दिमाग में भी आती हैं।
और बाकी तो सूत्र छोड़ने की बात, तो सूत्र ना भी छूटा रहे तो हम छुड़वा देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन एक कहानी की अपनी डिमांड होती है, कहानी की मांग होती है, और फिर इसमें कई भी नए चैप्टर आ सकते हैं। अब इसी आश्रम को अगर फिर बढ़ाना होगा तो कोई नया आयाम आएगा, कोई नई बात आएगी, उसको लेकर के बढ़ सकती है बात। लेकिन जब तक आपके मस्तिष्क को इंगेज करके रखूंगा तब तक ही बात बनेगी। और जब आपको लगने लगेगा कि अच्छा ये तो रिपीट हो रही है बात, और ये तो हो चुकी है बात, या ये और क्या हम देख रहे हैं, या इसमें मजा नहीं आ रहा, तो खत्म हो जाएगी चीज। One last question. अब और कितने सवाल? एक लास्ट क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी प्रकाश जी से। जैसे अभी बात हुई नृत्यों की, बट मैं यहाँ पे हिंदी की बात करना चाहूँ। हिंदी हमारे देश में लगभग सब जगह बोली जाती है और समझी जाती है, और एक आम हो, मलयालम हो, गुजराती हो, जितनी भी भाषाएं हमारे यहाँ हैं, सारी भाषाओं का अपना मान है, अपना मोल है। There's Telugu, we've tried Punjabi for the first time, there's Bengali, so we make sure that if a story can transgress language, which it does, a good story always does, so it doesn't matter where it's coming from. So I also wanted to ask Gautam, is Ashram the biggest show on MX Player right now, because you were sharing numbers? So is it the biggest show on MX currently? Yes, it is. It is definitely the biggest show in terms of, because it's the third season. A lot of shows have come to the second season, but the numbers that Ashram has probably achieved, I don't think it's only MX. I would err on the side of caution, but I would really say that it would probably be one of the most watched shows on the planet. 1.6 billion views, 160 million unique viewers. That's 16 crore people. It's not small. They don't exist even on OTT platforms, to be honest with you. If you put all the OTT platforms together, they would have 160 million viewers on one show. And I think that's the beauty of it, right? 50 million views in less than 17 hours. Doesn't happen in YouTube either. 155 million active. I mean, it's the distribution of the platform. So the sampling of this is... एक IPL जो है ना, उसकी एक्टिव व्यूअरशिप जो है वो 8 मिलियन की होती है। 2 IPL मिला दे तो उतना एक आश्रम है। इसीलिए मेरी लड़ाई चल रही है इनके साथ, क्योंकि IPL का पूरा सीजन खरीदने के लिए 5,000 करोड़ दिए थे, और मुझे MX ने सिर्फ 4,000 करोड़ दिए हैं। ये हमारी लड़ाई चल रही है इनके साथ। 1,000 करोड़ और मिल जाए तो ईशा का पैसा दे दो पूरा। Sir, thank you so much. Gautam, sir, I have Aditi. one more question, Okay. Prakash sir. Actually, Can we- actually just one thing. Isha for something. Yeah. Can you just relieve Isha from her? You have a